जय दुख भंजन हरि के नंदन, हरि के नंदन हरा हरे। जय दुख भंजन दया के नंदन, दया के नंदन हरि हरे। हे प्रभु, आप सभी के दुखों को जानने वाले हैं। आप तो दया के सागर हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि सभी की झोली सुखों से भर दें। नमस्कार, मैं हूँ पूनम। आज फिर से आ गई हूँ अपनी पोटली लेकर, जानकारी की पोटली, जो कि आपके लिए खजाने की तरह रहेगी। यानी कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में आपको जानना है कि वो ऐसा क्यों है, तो इस पोटली में उन सारे सवालों के जवाब होंगे। और इसी पोटली में आप जान पाएंगे कि एक बच्चे की परवरिश के लिए वो कौन कौन से एस्पेक्ट हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। और इनके सारे आप उनकी परवरिश में 4 चांद लगा सकते हैं। पहले मैं आपको आसान भाषा में बताने की कोशिश करती हूँ। भगवान ने हर बच्चे को एंजल बनाया है, 2 पंखों के साथ। हर बच्चा ऐसे उड़ना चाहता है, बटरफ्लाई की तरह। उसके नन्हे नन्हे पैर चलते हुए कितने खूबसूरत लगते हैं ना सबको। लेकिन कभी बटरफ्लाई को आपने पकड़ा है जब वो एक फूल पर बैठी हो, ऐसे करके? अगर आप उसे धीरे से पकड़ते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप उसको जितना तेज पकड़ते हैं वो टूटना शुरू हो जाती है और फिर बटरफ्लाई कभी नहीं हो पाती। वो नन्हे नन्हे एंजल भी बिल्कुल वैसे होते हैं। ऐसे ही सिचुएशंस में कोई भी व्यक्ति आकर या माता पिता के द्वारा उनके उस पंखों को जोर से पकड़ लिया जाता है और वो उड़ ही नहीं पाते। वो 3-4 दिन तक चुप रहता है, लेकिन कोई समझना ही नहीं चाहता कि उसे हुआ क्या है। क्यों? क्योंकि हर वक्त पेरेंट्स इसके बारे में सोचते हैं और काम में लगे रहते हैं। उनके पास टाइम ही नहीं होता और वो बच्चा एक सहारा ढूंढता है, और सहारा भी ऐसा जिसे वो खुद ही नहीं जान पाता कि ये सही है या गलत है। वो एक एडिक्शन भी हो सकती है, खाने की एडिक्शन भी हो सकती है, फ़ोन की एडिक्शन भी हो सकती है, नशे की एडिक्शन भी हो सकती है। एडिक्शन कोई भी हो सकती है। आपने तो सुना ही होगा अभिमन्यु की कहानी। गीता में बताया गया है कि सुभद्रा, जो कि अर्जुन की पत्नी थी, जब वो गर्भ से थी तो अर्जुन ने उसे चक्रव्यूह से निकलने का और जाने का दोनों रास्ते बताए थे। लेकिन जब वो बता रहे थे, सुभद्रा ने अंदर जाने का रास्ता तो सुना, लेकिन बाहर का रास्ता सुनते वक्त वो सो गई, और उसका परिणाम आप जानते ही हैं। अभिमन्यु ने महाभारत में चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश तो किया, लेकिन वो कभी वापस नहीं निकल पाया। हमारे एंजल बिल्कुल ऐसे हैं। बचपन में किसी भी चीज़ की अधूरी जानकारी के कारण उसे जान तो लेते हैं, लेकिन उसे ना नहीं कह पाते। वो नहीं जान पाते कि ये बुरा है या अच्छा है। तो आज मैं जो बताने वाली हूँ उससे आप जान पाएंगे कि बच्चे के परवरिश के टाइम पे, यानी कि उसके जन्म लेने से लेकर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 के साल के बीच में वो कौन कौन सी सिचुएशन आती हैं, वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ आती हैं जिनसे घिरकर एक बच्चा सबल भी बन सकता है और निर्बल भी बन सकता है। अब ये तो थी आसान भाषा में। अब लोग समझते हैं कि आसान भाषा में ये क्या बोल रहे, सिंपल लैंग्वेज में, ये तो बेवकूफ़ है। चलिए थोड़ा मुश्किल करके बता देते हैं। साइकोलॉजी में कहा जाता है कि बच्चे के पैदा होने से पहले जब प्रेग्नेंट होती हैं लेडीज़, उनकी जो मानसिक स्थिति होती है उस मदर की, और जो शारीरिक सिचुएशंस होती हैं
उसका बच्चे के ऊपर पूरा पूरा असर पड़ता है। और जन्म लेने के बाद, इवन जन्म लेते समय जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो ऑक्सीजन जो बच्चे तक पहुंचती है, उसके जाने की मात्रा और उसके ऊपर जो प्रेशर का जो टाइम होता है, वो भी बच्चे के मानसिक संतुलन पर पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। उसके आने वाले भविष्य पर उसका पूरा असर पड़ता है। इसके अलावा पैदा होने के बाद से लेकर 14-15 साल तक जो भी परिस्थितियाँ आती, जो सिचुएशंस आती हैं जिनसे वो डील करता है, जो कि पेरेंट्स उसके सामने रखते हैं, उन सब को वो अपने जहन में, अपने दिमाग में, अपने इंटरेक्शन में संभाल के रखता है और वो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं और उसकी हमेशा के लिए उसके साथ रहते हैं। और इसी से हम किसी भी व्यक्ति को अच्छा या बुरा दोनों ही पैमानों पर खड़ा कर देते हैं। तो अब ये पर्सनैलिटी क्या है? ये पर्सनैलिटी वो है जो जन्म लेने से लेकर और उसके बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल जो भी सिचुएशन होती है उसको सिखाती है। अच्छा, हम किसी काम को क्यों करते हैं? क्यों? जो हमें अच्छा लगता है। अब अच्छा क्या लगता है? अच्छा हमें वो लगता है जो हम बचपन से लेकर बड़े होने तक किसी भी काम करने के समय किसी से रिवॉर्ड या अवार्ड प्राप्त करते हैं। जब भी हमें किसी से अवार्ड मिलता है या छोटी सी स्माइल मिलती है, उसको हम जहन में अपने संभाल के रखते हैं और उस काम को बार बार करने का मन करता है और ऐसे बन जाती है हमारी पर्सनैलिटी। और इसकी डीपली स्टडी करते हैं और जानते हैं कि है क्या ये पर्सनैलिटी जो हमारे बच्चों को संभाल भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व, जिन गुणों से हम सबकी पहचान होती है, हम उसको पर्सनैलिटी का नाम देते हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट क्या कहता है? आइजेंक ने कहा है, पर्सनैलिटी इज द मोर और लेस स्टेबल एंड enduring organization of a person's character, temperament, intellect and physique, which determine his unique adjustment to the environment. इसका मतलब क्या है कि जब किसी भी व्यक्ति के सामने कोई भी परिस्थिति दी जाती है, कोई भी सिचुएशन दी जाती है, तो वो अपने चरित्र के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से, बुद्धि के हिसाब से और शरीर की बनावट के हिसाब से उसको जो डील करता है, उसका समायोजन करता है। तो वो समायोजन करने का तरीका ही उसकी पर्सनैलिटी होता है। अब इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं है। किसी के जो है सोचने का स्तर अलग होता है तो किसी दूसरे के सोचने का स्तर अलग होता है। जब हम एक एक्स्ट्रावर्जन की बात करते हैं, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बोलने में एक्सपर्ट होता है, मेलजोल करता है, बहुत साहसी होता है, तो दूसरी तरफ ऐसे भी होते हैं जो चुपचाप रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो इमोशनल स्टेबल भी होते हैं, जैसे कि वो शांत होंगे, धैर्यवान होंगे, बहुत स्थिर भी होंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा दूसरों का भला सोचते हैं, सहयोग करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिम्मेदारी भी निभाते होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो जिम्मेदारियों से भागते भी होंगे। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इस संसार में हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी अपने आप में यूनिक है, अलग है। तो जब हम एडिक्शन की बात करते हैं इसी में, तो मैंने कहा था आपको एडिक्शन क्या है? एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का मतलब यही फैक्टर होते हैं, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के समय पर जो भी चीजें उसे प्रोवाइड नहीं हुई या उसकी पर्सनैलिटी ठीक से डेवलप नहीं हुई, जहां पर जो भी बैरियर आ रहा है, वो सिचुएशन हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं और एक इंडिविजुअल को आप इन फैक्टर के थ्रू समझ सकते हैं कि वो एडिक्शन में क्यों आया। इसको बताने का, यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को बताने का एक कारण और भी है कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी प्रोग्रेस में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं और उन सिचुएशन को वो बच्चे कैसे डील करें, जब उनके पेरेंट्स भी साथ हों, वो आप समझ सकें कि इस सिचुएशन में हमें उनके साथ होना, उनके साथ रहना कितना जरूरी है। तो
जानते हैं हम कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होती है और इसके 3 फैक्टर जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड सोशल एंड कल्चर फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर यानी कि शरीर में होने वाली क्रियाएं, चाहे वो बाहर से हो या अंदर से हो, इसका हमारी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इसको समझने के लिए हम इसे 5 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है हेरिडेटरी यानी कि वंशानुगत, यानी कि हमें अपने पूर्वजों से कुछ जीन्स मिलते हैं जिनकी संख्या कितनी है 46, जो कि हमें 23 माँ से मिलते हैं और 23 पिता से मिलते हैं। अब इनका काम क्या होता है, क्या इम्पोर्टेंस होती है? जिस तरह से बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें उसके नीचे एक अच्छे बेस की आवश्यकता होती है, इसी तरह से अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए हमें अच्छे गुण सूत्रों की आवश्यकता होती है, जिससे कि उसके भविष्य को हम निश्चित कर सकते हैं। अब एडिक्शन में हेरिडेटरी का क्या रोल होता है? इसमें साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज अगर कोई एडिक्शन में है तो 60 से 40% उनकी आदतें आने वाले बच्चे में आ सकती हैं, ट्रांसफर हो सकती है। क्या इनमें सुधार किया जा सकता है? हाँ, इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, लेकिन कुछ एक्सरसाइज कराकर बार बार बच्चों में इस बिहेवियर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नर्वस सिस्टम, ये क्या होता है? हमारे पूर्वज हमेशा कहते थे कि कभी भी सिर के पीछे नहीं मारना। क्यों? क्योंकि सर के पीछे छोटा दिमाग होता है। ये वही नर्वस सिस्टम है जो हमारे सर के पीछे से रीढ़ की हड्डी तक होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हमारी सेंसेस के द्वारा जो मैसेज मिलते हैं उनको दिमाग तक मीनिंगफुल बना के भेजना। कैसे? जैसे हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो एकदम से मैसेज आता है गर्म है, पीछे हाथ हटा लो, और हम सही टाइम पर सही डिसीजन लेते हैं। यही काम होता है नर्वस सिस्टम का। अब ये कैसे डेवलप होता है? ये माँ के गर्भ में ही हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि माँ का 9 महीने तक ख्याल रखना चाहिए ताकि आने वाले बच्चे का नर्वस सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। पैदा होने के बाद तो सिर्फ वो मैच्योरिटी की तरफ ही होता है। इसका एडिक्शन में क्या रोल होता है? नर्वस सिस्टम जैसे कि बताया, जो हमारी सेंसेस होती हैं उसके थ्रू मैसेज लेकर हमें मीनिंगफुल उसको बना के दिमाग को देता है। तो सेंसेस के द्वारा ही एक बच्चा देखता है कि समाज में नशा तो मान्यता प्राप्त किए हुए है, इसको कोई बुरा नहीं मानता, तो इसे ये अपने दिमाग में हमेशा के लिए सेट कर लेता है और आने वाले भविष्य में नशा कर सकता है। क्या इसको इम्प्रूव किया जा सकता है या इस बिहेव को या सोचने की शक्ति को जो है चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट दे जिसमें वो अपनी सही समझ को डेवलप कर सके और इस नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सके। इसके बाद है डक्टलेस ग्लैंड्स। ये क्या होती हैं? इनको हार्मोन्स ग्लैंड्स भी कहते हैं, ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये डक्टलेस यानी कि बिना नसों के होती हैं। ये हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में लोकेटेड होती हैं। जैसे सिर में है पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके बाद गले में थायराइड ग्लैंड है, फिर उसके नीचे थाइमस ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड्स, ओवरी, और इसी की तरह से बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो कि हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं। इन्हीं की मात्रा हमारे बिहेवियर को है वो निश्चित करती है कि हमारा बिहेवियर कैसा होगा। और क्या हार्मोन्स का हमारी जो बिहेव पे या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। अगर ये अंडर एक्टिव हो या फिर कम एक्टिव हो, दोनों ही हमारे शरीर के लिए नुकसान होता है। कैसे? जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड अगर कम एक्टिव है तो बच्चा क्या होता है, बोना या नाटा हो सकता है, और ज्यादा एक्टिव है तो बच्चा बहुत लंबा चौड़ा या कैसे भी बेडोल बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह से थायराइड ग्लैंड है, वो थायरोक्सिन हार्मोन्स का बनाता है और उसका काम क्या होता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस को तेज करके भोजन को शक्ति के रूप में बदल देना। और अगर ये अंडर एक्टिव हो यानी कम हो तो इससे क्या होएगा? हमारी बुद्धि जो है वो क्षीण हो जाती है, यानी कि हमें याद रखने की क्षमता है वो कमजोर हो जाती है और हम ठीक से सोच समझ नहीं सकते। और अगर हाइपर एक्टिव हो तो अभी आपको पता है कि हम लेजी हो जाते हैं,
और जो है हाइपर एक्टिव होने के बाद हमारे बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। इसके बाद है फिजिक एंड सोमैटिक स्ट्रक्चर। अब ये क्या है? फिजिक का मतलब होता है नैन नक्श कद काठी और हमारे सारी सेंसेस का कंप्लीट होना। लेकिन कुछ लोग जो है गिफ्टेड नहीं होते, कोई सुन नहीं सकता या कोई देख नहीं सकता या कोई बोल नहीं सकता। इसी तरह से कुछ लोग होते हैं जिनमें ये सभी चीजें भगवान परफेक्ट तरीके से देता है। तो इन दोनों के ही बिहेवियर में यानी सोचने समझने की जो तरीके हैं उनमें डिफरेंस आ जाता है। जैसे गॉड गिफ्टेड जो व्यक्ति होता है वो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट होता है, किसी को जो है ठीक से समझने में वो हमेशा मतलब कि ठीक से समझ नहीं पाएगा। कैसे? अगर कोई बोल नहीं सकता तो उसकी प्रॉब्लम को कभी समझ नहीं पाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें दोनों ही तरह के बच्चों को अपना साथ देकर उन तक पॉजिटिव एनर्जी पहुंचाकर सही और गलत में फैसले को बताकर उनकी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकल फैसिलिटी को लेकर जो व्यक्ति ठीक से देख या सुन नहीं सकते उनकी हेल्प की जा सकती है। अब इसका एडिक्शन में क्या रोल होता है? अब जो व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति जो है वो परफेक्ट नहीं होती तो वो कंफर्टेबल फील करने के लिए एडिक्शन का सहारा ले सकता है। लास्ट है बॉडी केमिस्ट्री। अब बॉडी केमिस्ट्री क्या होती है? हमारे शरीर में सारा दिन कोई न कोई क्रियाएं चलती रहती हैं, जैसे खाने के बाद उसका डाइजेशन, उसके बाद उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना और उसको सारे शरीर में पहुंचाना, और उन्हीं की मदद से हम सारा दिन कुछ न कुछ जो है काम करते रहते हैं। ठीक है, तो ये बॉडी केमिस्ट्री में अगर कुछ चेंजेस आ जाएं तो क्या होएगा? तो हमारे शरीर में होने वाली क्रियाएं वो ठीक से संपन्न नहीं होंगी और हमारा जो बिहेवियर है और जो हमारी पर्सनैलिटी है इसका इस पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। शरीर में रसायन संबंधी थोड़ी सी भी गड़बड़ और असंतुलन से व्यक्ति के विकास और व्यवहार को बुरी तरह से ये प्रभावित करता है और हम बीमारियों का घर बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? जैसे हमारे शरीर में जो पैनक्रियाज होती हैं वो इंसुलिन को पहुंचाती है, ट्रांसफर करती हैं और इससे खून में ग्लूकोज का स्तर जो है बढ़ जाता है और इससे हमें शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। और जो शुगर के प्रॉब्लम होती है आप लोग समझ सकते हैं कि चक्कर आना भी हो सकता है, गुस्से में रहना भी हो सकता है। इस तरह के बिहेवियर में डिसऑर्डर आ जाते हैं और उसकी पर्सनैलिटी पे ये चीज बहुत इम्पैक्ट डालती है। क्या इसमें चेंजेस कर सकते हैं? बिल्कुल, मेडिकल हेल्प से और कुछ मेडिटेशन से और कुछ जो योगा के द्वारा हम बॉडी केमिस्ट्री में के जो काम करने के तरीके हैं और जो तालमेल में रहने के तरीके हैं उनमें सुधार ला सकते हैं। अब मैंने समझाया कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बायोलॉजिकल फैक्टर का क्या इम्पोर्टेंट रोल है, तो आप ये समझकर जान सकते हैं कि बच्चों के जीवन में हम कैसे समझें कि कौन कौन सी शारीरिक तौर से दिक्कतें आ सकती हैं और उनका समाधान जैसा कि मैंने बताया किया जा सकता है। और एडिक्ट जो होता है उसके जीवन में भी जो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है आप उसे समझ सकते हैं, उनसे मेडिकल हेल्प या एक्सरसाइज के द्वारा या उसको खुद का सहयोग देकर उसमें सुधार किया जा सकता है। अगला पार्ट जो कि हमारा साइकोलॉजिकल और सोशल कल्चर के ऊपर डिपेंड होगा, मैं आपसे कुछ दिनों में भेजूंगी, आप जरूर देखिए। इससे भी आपकी समझ में उसकी डेवलपमेंट में बहुत असर आने वाला है और आप एक नशा करने वाले व्यक्ति को ठीक से समझ पा सकती हैं। उनका इलाज कैसे किया जा सकता है इस बारे में भी जो आपको बताया जाएगा। इसके साथ ही आप बच्चे की डेवलपमेंट की जो साइकोलॉजिकल फैक्टर और सोशल फैक्टर होते हैं उसको भी समझ पाएंगे। अब मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देती हूँ और अगली बार आने का प्रॉमिस करती हूँ और एक शुभकामना के साथ कि आपका जीवन जो है खुश हो, सुरक्षित रहें आप हमेशा और हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपने परिवार में मिलजुल कर रहें। नमस्कार।